बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ डॉक्टर सादिक अली। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे। और आज की हमारी जो सेशन है दैट इज़ अबाउट FCPS पार्ट 1 एंड JCAT एग्ज़ाम फॉर 2025। ठीक है। तो आप लोगों में से वो स्टूडेंट जो माशाल्लाह रिसेंटली जो मेनली FMGs है और जो NRE 1 और NRE 2 के अंदर उन लोगों ने कामयाबी हासिल की है, उन सब के लिए हमारी तरफ से बहुत बड़ी विशेस है और आप लोग को बहुत बहुत मुबारकबाद। क्योंकि बीइंग FMG जो NRE 1 NRE 2 है, वो पास करना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, एक बहुत बड़ी माइलस्टोन है। तो आप लोगों को फिर से हम मुबारकबाद पेश करते हैं कि आप लोगों ने मेहनत की है और माशाल्लाह आप लोगों ने एग्ज़ाम को पास किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। FCPS पार्ट 1 की जो प्रिपरेशन है, इसमें बहुत सारे सवालात होते हैं जो हर स्टूडेंट के माइंड में होते हैं। कि पहले तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ FCPS पार्ट 1 एग्ज़ाम। ठीक है जी, पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि जो FCPS पार्ट 1 एग्ज़ाम है ये है क्या। ठीक है जी, ये क्या चीज़ है। नंबर 2 ये है कि फॉर एग्जांपल हु इज एलिजिबल, कि FCPS पार्ट 1 देने के लिए कौन कौन से स्टूडेंट है जो एलिजिबल है, या कौन से स्टूडेंट है जो FCPS पार्ट 1 एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है जी। मेजॉरिटी स्टूडेंट ऐसे होते हैं वो FCPS पार्ट 1 की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन एंड टाइम पे जब वो आकर अप्लाई करते हैं तो वो एलिजिबल ही नहीं होते। तो हम ये भी डिस्कस करते हैं कि हु इज़ एलिजिबल फॉर द FCPS पार्ट 1 एग्ज़ाम। फिर इसके बाद ये है कि फॉर एग्जांपल ड्यूरेशन रिक्वायर्ड। ठीक है जी, कि कितना ड्यूरेशन रिक्वायर्ड होता है एक आम बंदे को FCPS पार्ट 1 की तैयारी के लिए। ठीक है जी, उस पर भी मैं आप लोगों को इंशाल्लाह गाइड करूंगा और प्रॉपर तरीके से इस पे हम बात करेंगे कि कितना ड्यूरेशन रिक्वायर्ड होता है जिसको आप बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज करके FCPS पार्ट 1 को फर्स्ट टाइम पे क्रैक और नेल कर सकते हैं। ठीक है जी। फिर इसके बाद फिर में स्टडी मटेरियल है। ठीक है जी। और आप लोग कोशिश करें कि अपनी बैक एंड पे जो माइक्स है ये ऑफ कर दे, अदरवाइज जो लोग सुनने वाले हैं वो भी डिस्टर्ब होंगे, ताकि आप लोगों को एक एक जो है ना मैं समझा दूं कि आप लोगों का जो रिक्वायरमेंट है यहाँ से पूरी हो। फिर इसके बाद है स्टडी रिक्वायरमेंट। ठीक है जी, कि स्टडी रिक्वायरमेंट आप लोग की कौन कौन सी होनी चाहिए, या कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप लोग स्टडी करें जिससे आप FCPS पार्ट 1 की जो तैयारी है वो बेहतर तरीके से कर सके। ठीक है जी। और आखिर में फॉर एग्जांपल जब आप FCPS पार्ट 1 पास करते हैं, कि आफ्टर FCPS व्हाट टू डू नेक्स्ट। ये जिसका माइक ओपन है, यू पीपल आर डॉक्टर एंड यू पीपल आर सो मेच्योर, कि आप लोग को पता है कि एक डॉक्टर आप लोग के लिए इतना टाइम निकालता है अपनी वीकेंड में। तो कोशिश करें कि आप लोग भी अपने मतलब ये है कि माइक्स भी बंद करें और जो जो बातें मैं बताऊंगा उसको गौर से सुने मेरे ख्याल में, ताकि सबका फायदा हो जाए। ठीक है जी। तो यहाँ पे देखें आफ्टर पासिंग, कि आफ्टर पास मिसाल के तौर पे जब आप पास करते हैं तो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, फिर आप लोगों ने आगे जो है ना वो क्या करना है। ठीक है जी। तो इन सब चीज़ों के ऊपर हमने आज बात करनी है और कोशिश करूंगा कि एक आम स्टूडेंट के, एक आम डॉक्टर के माइंड में जितने भी सवालात आते हैं उनको हम बेहतर तरीके से क्या करें, वो फॉर एग्जांपल डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले नंबर पे आते हैं, बात स्टार्ट करते हैं, दैट इज FCPS पार्ट 1। ठीक है जी। पहला सवाल हमारा ये है कि FCPS पार्ट 1 एग्जाम क्या है। ठीक है जी। नंबर 1, देखिए जो डॉक्टर 5 साल MBBS करते हैं और इसके बाद वो एक साल जो है वो हाउस जॉब करते हैं। ठीक है। हम जब बाहर से, स्पेशली जो FMGs हैं, जब हम बाहर से ग्रेजुएट हो के आते हैं तो हमारी यहाँ पे PMDC लाइसेंसिंग एग्ज़ाम लेती है NRE 1 और NRE 2 के शक्ल में। और जो आप लोग NRE 1 पास करते हैं तो यू पीपल आर एलिजिबल फॉर NRE 2 ओस की। और जब आप लोग NRE 1 NRE 2 पास करते हैं, ठीक है जी, तो यू पीपल आर एलिजिबल टू टेक परमानेंट RMP। लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि आप लोगों की जो हाउस जॉब है वो कंप्लीट होनी चाहिए। मतलब बहुत स्टूडेंट होते हैं वो हाउस जॉब करने से पहले पहले अपना NRE 1 NRE 2 पास कर लेते हैं, तो उनको परमानेंट RMP रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर सर्टिफिकेट तब तक नहीं मिलेगी जब तक वो हाउस जॉब कंप्लीट नहीं करता। ठीक है। तो मतलब NRE 1 NRE 2 प्लस कंप्लीशन ऑफ हाउस जॉब, दीज आर द 3 स्टेप्स के इसके ऊपर हमें वो RMP इशू करते हैं, एंड दैट शुड बी परमानेंट RMP। कि एक प्रैक्टिशनर के लिए, एक डॉक्टर को क्लिनिकली अपना क्लिनिक चलाने के लिए
और पेशेंट को डील करने के लिए जो परमानेंट आरएमपी है वो ज़रूरी होती है, ठीक है जी। फिर इसके बाद बाद स्टूडेंट होते हैं कि उनका हाउस जॉब कंप्लीट नहीं होता, उसने एनआरई वन भी किया होता है, एनआरई टू भी किया होता है, लेकिन जब तक आप हाउस जॉब कंप्लीट नहीं करते तो आप ड्यूरिंग हाउस जॉब एफसीपीएस पार्ट वन की तैयारी तो कर सकते हैं, बट एफसीपीएस पार्ट वन के लिए आप एलिजिबल नहीं होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि दो चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पे परमानेंट आरएमपी, अब अगर मुझे कोई ऐसा डॉक्टर सुन रहा है कि वो लोकल ग्रेजुएट है, जिसने पाकिस्तान के अंदर एमबीबीएस किया है, और तकरीबन रिसेंटली माशाल्लाह 10 to 15 स्टूडेंट ऐसे थे एफसीपीएस पार्ट वन की तैयारी में कि मेरे साथ लोकल भी पढ़े थे, और माशाल्लाह उनकी जो पासिंग रेशो है वो भी मेरे साथ अच्छी होती है, ठीक है जी। तो जो लोकल ग्रेजुएट है वो तो एनआरई वन एनआरई टू से एग्जाम्प्ट होते हैं, उनको डायरेक्ट परमानेंट आरएमपी मिलती है, लेकिन उसके साथ जो है कंप्लीशन ऑफ हाउस जॉब की सर्टिफिकेट होनी चाहिए, ठीक है जी। कंप्लीशन ऑफ हाउस जॉब, तो इसका मतलब ये है कि जो स्टूडेंट इधर हमारे पास जो लोकल ग्रेजुएट है, उनको अगर एनआरई वन टू से एग्जाम्प्ट किया भी जाता है, हमें तो परमानेंट आरएमपी जो मिलती है वो एनआरई वन और एनआरई टू के ऊपर मिलती है, ठीक है, लेकिन उनको डायरेक्ट मिलती है। तो ये डिफरेंस है। लेकिन वंस वी गेट इन परमानेंट आरएमपी और हमारी हाउस जॉब कंप्लीट होती है, देन वी कैन अप्लाई ऑन सीपीएसपी, कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन ऑफ पाकिस्तान। ये जो सीपीएसपी है, ये एफसीपीएस की जो एग्जाम्स है उनको कंडक्ट कराती है, ठीक है जी। हम फिर एलिजिबल होते हैं कि हम एफसीपीएस पार्ट वन की एग्जाम में बैठ सकते हैं, ठीक है जी। दूसरी बात यह है कि एफसीपीएस पार्ट वन उन स्टूडेंट देने को, मतलब उन स्टूडेंट के लिए बहुत अहम होता है कि वो 5 साल एमबीबीएस करने के बाद जब वो पीएमडीसी की लाइसेंसिंग एग्जाम क्लियर करता है, हाउस जॉब कंप्लीट करता है, और वो चाहता है कि विदाउट वेस्टिंग सिंगल मिनट मैं कोशिश करता हूँ कि मैं पाकिस्तान के अंदर रहते हुए क्लिनिकली, प्रैक्टिकली, मतलब मेडिसिन में रहूं और या सर्जरी में रहूं, लेकिन वो क्लिनिकल साइड पे जाना चाहता है और उसमें स्पेशलिटी करना चाहता है, तो फिर वो एफसीपीएस पार्ट वन जो पहला एग्जाम है उनको वो अटेम्प्ट करता है। जो स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पंजाब के अंदर ज़्यादा काम करते हैं, तो जस्ट उनकी जो स्पेशलिटी एग्ज़ाम है पंजाब के अंदर वो जेकेट एग्ज़ाम है। जेकेट एग्ज़ाम और एफसीपीएस की तैयारी में, उनकी कंटेंट्स में, उनकी पेपर में कोई ऐसा बड़ा डिफरेंस नहीं होता। ये दोनों जो है स्पेशलिटी बेस्ड एग्ज़ाम है, लेकिन इसमें जस्ट हम उस स्पेशलिटी के अंदर जो है वो एंटर होते हैं, और जब हम एंटर होते हैं फिर हम 5-6 साल, मिसाल के तौर पर डिपेंडिंग अपॉन दी स्पेशलिटी, हम प्रैक्टिस करते हैं। 2 साल के बाद आईएमएम एग्जाम होता है, फिर एग्जैक्ट एग्जाम जाके 4-5 साल बहुत होता है। तो एफसीपीएस पार्ट वन उन डॉक्टर्स के लिए बहुत अच्छा टेस्ट है जो कंप्लीशन ऑफ एमबीबीएस के बाद चाहते हैं कि हम पूरी जिंदगी एज ए एमओ काम ना करें, क्योंकि मैंने बहुत सारे सीनियर ऐसे देखे हैं कि उन लोग एमबीबीएस किया है लेकिन वो जस्ट एमओ ही रहे। तो अगर आप इन टच रहना चाहते हैं, आप स्पेशलिटी में और यंग एज के अंदर आप जाके आगे पढ़ना चाहते हैं, यू हैव टू एंटर थ्रू एफसीपीएस पार्ट वन इन दी स्पेसिफिक स्पेशलिटी। फिर इसमें सर्जरी में जो बंदा चाहेगा, जो ईएनटी में जाएगा, जो रेडियोलॉजी में जाएगा, जो गायनी में जाएगा, जो मेडिसिन में जाएगा, उन सब का एफसीपीएस पार्ट वन एग्जाम सेम होता है, ठीक है। उनमें जो डिफरेंसेस होती है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। एलिजिबिलिटी की बात भी मैंने आप लोगों को क्लियर कट बताया। फिर इसके बाद इसका जो ड्यूरेशन है कि कितना ड्यूरेशन रिक्वायर्ड होता है एफसीपीएस पार्ट वन को पास करने के लिए, ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे मिसाल के तौर पे आप लोग को बताता हूँ कि अगर एक स्टूडेंट है, उनके पास मिसाल के तौर पे 4 से 5 घंटे का डेली स्टडी हार्स है, और उसके पास 3 मंथ्स का टाइम है, 3 मंथ्स, तो मतलब आराम से वो एफसीपीएस पार्ट वन कर सकता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास एक मेंटोर हो, आपके पास एक लीडर हो। देखिए एक कंसेप्ट है, क्या पता वो कंसेप्ट आपको समझते समझते 4 घंटे लग जाए, और सेम कंसेप्ट आपको एक लीडर 4 मिनट में समझाए, चाहे वो लीडर या मेंटोर हमारी शक्ल में हो या किसी और बंदे की शक्ल में हो। क्योंकि इंसान, मिसाल के तौर पे, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको हमसे समझ आती है, और क्या पता बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जिनको किसी और से समझ आ रही होगी। क्योंकि डॉक्टर सारे होते हैं, जो लोग पढ़ाते हैं वो रिस्पेक्टेबल होते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपको कहाँ से ज़्यादा समझ आती है। वो बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर आपसे फ्रॉम द टाइम ऑफ
फोर्थ ईयर थर्ड ईयर जब हम कुछ भी नहीं थे, और माशाल्लाह आज आकर जब हम परमानेंट आरएमपी ले चुके होते हैं, तो हम आपके साथ एक साई बन रही होती है कि हमने सर से ही चीजें करनी है। चाहे हम कहीं से भी जाए तो हम सर के साथ ही जुड़ा रहे। तो इट्स ऑल अबाउट एक साई की गेम होती है कि आपने कहाँ से करना है, किसके साथ जाना है। बट उस बंदे को फॉलो करे जो आपको मटेरियल प्रोवाइड करे, अप टू डेट चीजें प्रोवाइड करे, और एग्जाम ओरिएंटेड ही प्रोवाइड करे, ठीक है जी। लेकिन मेंटोर का सिर्फ फायदा यह है कि जो चीज आपसे घंटे लगाएगी वो आपको मिनटों में कराएगा। फिर दूसरी बात, जो इररिलेवेंट चीजें हैं उनसे आपको बचाएगा, और एग्जाम ओरिएंटेड डायरेक्टेड स्टडी की तरफ आपको लेके आएगा, ताकि आप कम टाइम में स्मार्ट काम करें और इंशाल्लाह एग्जाम को पास करें। तो जो बंदा 4 से 5 घंटे का टाइम अपने स्टडी को दे सकता है, तो वो 3 मंथ्स में FCPS पार्ट 1 की जो तैयारी है वो 80 to 90% कर सकता है, ठीक है जी। लेकिन जिसके पास 2.5 घंटे से लेके मिसाल के तौर पे 3 घंटे या 3.5 घंटे का प्रॉपर टाइम होता है, तो फिर उनको कम से कम 5 से 6 महीने लगते हैं FCPS पार्ट 1 की तैयारी में। अब मुझे शायद कुछ लोग ऐसे भी सुन रहे होंगे जिनकी NRE 1 NRE 2 क्लियर है, बट वो हाउस जॉब में है, 5वां महीना, छठा महीना, सेकंड रोटेशन, थर्ड रोटेशन उन लोगों की चल रही होगी। तो उनके लिए अभी से अगर वो साथ साथ एक एक दो दो घंटे पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो जैसे वो हाउस जॉब से निकल आएंगे, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ हाउस जॉब उनका एग्जाम आंखें बंद करके पास हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो लोग बिल्कुल घर में वैसे बैठे हैं, हाउस जॉब भी कंप्लीट है और NRE 1 2 भी किया है, अब जॉब नहीं है, लेकिन माँ बाप कहते हैं कि बच्चे पढ़े, हम आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, तो फिर उन लोगों को चाहिए कि भाई 30,000 40,000 की जो जॉब्स मिलती है उनको छोड़ के 3 4 महीने मजीद अपने आप को दे, ताकि एक माइलस्टोन आप लोग जो है ना अचीव करें। और FCPS पार्ट 1 देने के बाद इंसान को कॉन्फिडेंस आती है कि यार मैं भी कुछ कर सकता हूँ, तो फिर वो लोग 3 महीने जो है वो पढ़े, और इस सक्सेस को इतना मल्टीप्लाई करे कि इंशाल्लाह आज NRE 2 पास करने के बाद आपके घर वाले आपको रिस्पेक्ट करते हैं, आपके घर वाले आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपके घर वाले अपने आप जितने भी लोग हैं सराउंडिंग में वो आप पे प्राउड करते हैं। देखिए, मेहनत आपने खुद की है, लेकिन उसका जो सिला है, उसकी जो खुशी है, वो लोग आप लोगों के साथ बांट रहे होते हैं। ये दुनिया का एक कानून है, जहाँ पे आप अच्छा करेंगे लोग आपको अप्रिशिएट जरूर करते हैं। फिर वो बंदे जो बिल्कुल मतलब घर में बैठे हैं, या वो क्लिनिक नहीं करते, या हाउस जॉब कंप्लीट कर चुके हैं, तो वो 3 मंथ्स जरूर दे और इस माइलस्टोन को अचीव करे, ठीक है। तो ड्यूरेशन डिपेंड करता है कि भाई आप साथ कोई जॉब करते हैं कि नहीं, आपकी हाउस जॉब कंप्लीट है कि नहीं, या आप फ्री है कि नहीं। उस डिपेंडिंग अपॉन the status and position of your current time, the duration for FCPS part 1 vary according to the situation, 3 to 6 मंथ होता है। फिर स्टडी रिक्वायरमेंट क्या है? अब स्टडी रिक्वायरमेंट जो है वो क्या क्या चीज़ें हैं? नंबर 1, बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार ये किताब पढ़े, वो किताब पढ़े, ये पढ़े, ये किताबें वगैरह आप लोगों को भी पता है, लेकिन उन किताबों के अंदर है क्या? उन किताबों के अंदर FCPS पार्ट 1 के लिए क्या है वो मैं आप लोगों को समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं जिसको भी FCPS पार्ट 1 की तैयारी कराता हूँ उनको मैं एक ट्राइएड बताता हूँ, कॉम्बिनेशन ऑफ 3 थिंग्स, ठीक है जी। तो जो ट्राइएड है उसमें जो बेसिक चीज़ है जिससे हमें थ्योरी को बिल्ड करना है, वो फर्स्ट एड बुक है, ठीक है जी। अब मुझे सुनने वाले जितने भी है वो ये समझ रहे होंगे कि सर हमने तो फर्स्ट एड आपसे भी पढ़ी है, फर्स्ट एड हमने खुद भी पढ़ी है। नहीं, फर्स्ट एड एक होती है पढ़ना और एक होती है पढ़ के समझना। डिपेंड करता है कि आपने उसको कितना समझा है। और जिसने एक दफा पढ़ा है, 2 दफा पढ़ा है, अभी भी वो ये सोच रहे होंगे कि यार रिवीजन करने की जरूरत है, जिसने पढ़ा भी है। तो जो लोग 3 मंथ्स या 6 मंथ में आएंगे, एक तो मैंने फर्स्ट एड के अंदर अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ, मैंने FCPS के हवाले से खास लेक्चर उसमें डाले हैं। तो एक तो हम आप लोग को फर्स्ट एड प्रोवाइड करेंगे। नंबर 2, फिर जो है रफीउल्लाह रेडियल नोट्स, ठीक है जी। मैंने कल ये जो रफीउल्लाह सर है, ये हमारा भी एक लीडर है, ठीक है, हमारा सीनियर है, उसके जो रेडियल नोट्स है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर गोल्डन फाइल्स होते हैं, वो आप लोगों को जो ना समझने होंगे। गोल्डन फाइल फॉर पासिंग FCPS एग्जाम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। अब रफीउल्लाह के अंदर जो गोल्डन पॉइंट्स है वो कैसे करने हैं, रफीउल्लाह बुक के अंदर जो पास्ट पेपर है वो कैसे करने हैं, और इसकी जो एडिशन है वो कौन सी लेनी है, वो सारी की सारी चीज़ें हम आप लोगों को साइड बाय साइड बताएंगे।
दूसरी बात यह है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों ने याद रखना है, बहुत सारे लोगों ने ये बुक भी पढ़ी होती है फिर भी फेल होता है। बात वही आती है कि उनको ये नहीं पता होता कि विच थिंग वी हैव टू रिमेंबर एंड विच थिंग वी डू नॉट हैव टू रिमेंबर। तो जो चीज़ करने वाली है उनको प्रॉपर तरीके से करना है, जो नहीं करने वाली उनको जस्ट पढ़ के स्किप करके इग्नोर करना है। वो कौन बताएगा? जिसका FCPS पार्ट 1 खुद क्लियर है, जिसका कमांड है, जो पढ़ाता है। और इंशाल्लाह वो हम आपको बेहतर तरीके से करेंगे। और रफीउल्लाह बुक के अंदर जो गोल्डन पॉइंट्स है वो हम वाइट बोर्ड के ऊपर आप लोगों को लेक्चर्स की शक्ल में जो है ना वो डिस्कस करेंगे। FCPS पार्ट 1 जो है ना उसके लिए जितने भी हाई यील्ड पॉइंट है, मैंने गोल्डन पॉइंट आज से 1.5 साल पहले वाइट बोर्ड पे किए थे 90 लेक्चर्स में। उसमें अभी तक जितने भी एग्जाम्स आए हैं 200 में से तकरीबन 100 120 वहां से सिर्फ आते हैं। तो याद यकीन करें कि अगर अभी वाइट बोर्ड जो गोल्डन पॉइंट्स हम स्टार्ट करने जा रहे, ये बिल्कुल फ्रेश न्यू है, ये पहले से किसी के पास नहीं है। हमने इस पे स्टार्ट अभी से ही लेना है। डेली बेस पे हमने दो दो पेजेस कवर करने हैं, और दो दो पेजेस में चार चार पांच पांच गोल्डन पॉइंट्स है। और उन गोल्डन पॉइंट्स के मुताबिक जो है ना उसके साथ हमने 4 5 MCQs करने हैं। और जो बंदा मिसाल के तौर पे 300 गोल्डन पॉइंट करेगा, वो ऐसा समझे कि उसने 1200 MCQs किए। और FCPS पार्ट 1 के एग्जाम में 200 MCQs होते हैं। तो कितना, 1200 में से क्या 150 नहीं आएगा? क्या जरूर आएगा। जिन लोगों ने NRE 1 2 मुझसे किया है उनको इस ट्रैक का जरूर पता है कि सर सादिक यही कहता है कि भाई स्टार्ट करे, टेल टू द एंड रहे, एग्जाम खुद बहुत निकल जाएगा। इसमें जिन लोगों ने अमल किया है वो आज मुझे सुन रहे होंगे, उसका NRE 1 भी क्लियर है माशाल्लाह, NRE 2 भी क्लियर है। तो हम वाइट बोर्ड के जो लेक्चर्स है वो इंक्लूड करेंगे। और ये तकरीबन 100 से लेके 120 लेक्चर्स होंगे। अब जो FCPS पार्ट 1 की हमारी तैयारी है वो इंशाल्लाह आने वाले, फॉर एग्जांपल, स्टार्ट होगी आने वाले थर्सडे से। तो थर्सडे से स्टार्ट होगी, 3 दिन इसमें रजिस्ट्रेशन टाइम है। और ये 3 मंथ्स का सेशन है। और जिन लोगों ने 6 मंथ के लिए लेना है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जो 3 मंथ्स वाले हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और पहले 100 बंदे जो एनरोल होंगे उनको प्रॉपर डिस्काउंट भी मिलेगी। और ये जो कोर्स है, बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछ रहे कि सर वाइट बोर्ड पे जो आप लेक्चर्स लेंगे FCPS पार्ट 1 के लिए, क्या वो कैंपस बेस भी है या सिर्फ ऑनलाइन है? ये दोनों होंगे। कैंपस बेस जो आना चाहते हैं लोग, जो फ्री है घर में बैठे हैं, और वो दोनों लेक्चर्स के लिए कैंपस आना चाहते हैं, ये कैंपस बेस भी चलेगी, ये ऑनलाइन भी चलेगी। देखें इंशाल्लाह जो बंदा इस फर्स्ट एड लेक्चर्स हम प्रोवाइड करेंगे, रफीउल्लाह की रेडियो नोट्स पढ़ने का तरीका बताएंगे, फिर पास्ट पेपर की MCQ बताएंगे, और इसके साथ वाइट बोर्ड जो लेक्चर होंगे डेली, वो हम कैंपस बेस वालों को भी ऑफर करेंगे। जो जो आना चाहेंगे तो वो 20 तारीख से, आने वाले थर्सडे से आ सकेंगे। और जो देखिए, जैसे नमाज में छुट्टी नहीं है, इसी तरह पढ़ाई में भी, मेडिकल में छुट्टी नहीं है। अभी तो आप लोग का रियल जो एक स्ट्रगल टाइम है वो स्टार्ट होने जा रहे हैं। और इसमें आप लोग को ये बता दूं कि जैसे लेक्चर्स हमारे अभी चलते हैं, मुझे भी दुआ में याद रखे, आप लोगों को भी अल्लाह पाक हिम्मत दे कि हम अपनी इबादत के साथ साथ इक्वल अमाउंट में इंशाल्लाह हम रमज़ान में भी इस चीज़ को कैरी ऑन करेंगे। मतलब ये है कि हम पढ़ेंगे, रमज़ान में भी सेम जो है ना फेस चलाएंगे। और दूसरी बात यह है कि इसमें मॉक्स एग्जाम होंगे, हर मंथ के अंदर मॉक टेस्ट सीरीज होगी। और वो मॉक टेस्ट सीरीज जो है ना वो FCPS ओरिएंटेड ही होती हैं। तो इंशाल्लाह इतना मेहनत करने के बाद जब आप लोगों का पार्ट 1 क्लियर होगा, पास हो जाएगा, तो देन यू हैव टू गो फॉर इंडक्शन इन स्पेशलिटी। फिर उसमें भी हम हेल्प करेंगे कैसा होगा कैसा नहीं होगा। मैं आखिर में यहाँ पे एक पॉइंट जस्ट बताता रहूँ, उस पे आप लोगों ने थोड़ा सा जो है ना देखना है। इसमें एक चीज़ मैं आप लोग को बता रहा हूँ, देखिए उसमें एक क्वेश्चन आता है। मैं आप लोग को एक सिंपल सा जो है ना सिंपल MCQs बता रहा हूँ कि जो FCPS पार्ट 1 है उसमें क्वेश्चन किस तरह आते हैं, या FCPS पार्ट 1 के अंदर वो आप लोगों को कैसे डील करते हैं। देखिए अब मैं आप लोग को जस्ट एक सिंपल मेरे जहन में आया है मिसाल देता हूँ एल्ब्यूमिन के बारे में, ठीक है जी। अब आप लोगों ने ये प्रोटीन इतना ही सुना है कि आप लोग कहेंगे कि सर हमारा तो जहन पक गया कि अनकार्डिक प्रेशर है, ये अनकार्डिक प्रेशर को मेंटेन करता है, प्रिवेंट करता है एडीमा। लेकिन इन्हीं में से कोई ऐसी पॉइंट वो निकाल कर पूछेंगे कि आप लोग के दिमाग में जो है ना वो चीज़ गुजरी होगी, लेकिन आप लोग सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे कि इसका रियल आंसर क्या है। तो मैं आप लोग को बता रहा हूँ, देखिए जब एक चीज़ हम लेते हैं, एल्ब्यूमिन मैंने लिया है, ठीक है जी। तो मेरे माइंड में जब हम FCPS पार्ट 1 की तैयारी करते हैं तो पहला माइंड में ये आना चाहिए कि व्हाट इज एल्ब्यूमिन, यार ये एल्ब्यूमिन है क्या चीज़, ठीक है जी। फिर दूसरी बात ये है कि फॉर एग्जांपल एल्ब्यूमिन अगर हमने जाना
तो मतलब ये है कि वाई व्हेन टेस्ट इज ऑर्डर, कि हम एल्ब्यूमिन की जो टेस्ट है वो कब ऑर्डर करते हैं। मिसाल के तौर पे व्हेन द एल्ब्यूमिन टेस्ट ऑर्डर, ठीक है जी। और अगर एल्ब्यूमिन टेस्ट हम ऑर्डर करते हैं तो इसके बाद हाउ टू इंटरप्रेट, ये देखिए हर एक चीज के साथ हमें ये 3 से 4 सवालात अपने आप से पूछने हैं। FCPS पार्ट 1 इज नॉट NRE 1, इट इज अ स्पेशलिटी एग्जाम। बट जिन लोगों ने NRE 1 में अच्छा पढ़ा होगा उनको यहाँ पे हेल्प जरूर मिलेगी। चले मैं आप लोगों को एक मिसाल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल जो एल्ब्यूमिन है, फॉर एग्जांपल ये एक प्लाज्मा प्रोटीन है। देखिए आप लोगों को पता है ये क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन है, ठीक है जी। फिर आप लोगों ने ये भी देखा होगा और सुना होगा डेफिनेटली कि ये सिंथेसाइज इन द लीवर, ये कहाँ पे बनता है, लीवर में बनता है। देखिए अब आप लोगों ने अपने आप से इस तरह सवालात करने हैं तो फिर आप लोगों का जो कंसेप्ट है वो खुद ब खुद बनती जाएगी। फिर अगर हम इसकी फंक्शन की बात करते हैं तो आप लोग के पहले माइंड में ये आता है कि इट मेंटेन अनकार्डिक प्रेशर, और जब अनकार्डिक प्रेशर हम स्ट्रांग रखेंगे, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वीक होगा तो एडीमा के चांसेस कम होंगे। प्लस इसके साथ कैरियंग अदर मॉलिक्यूल और हार्मोन, बहुत सारे हार्मोन्स ऐसे होते हैं जिनको कैरी करने वाला काम भी कौन करता है, एल्ब्यूमिन। तो बहुत सारे अदर पार्टिकल आर सब्सटेंसेस इन द ब्लड इंक्लूडिंग हार्मोन्स, दे आर आल्सो कैरिड बाय द हेल्प ऑफ एल्ब्यूमिन। अब आप लोग को ये चीज समझ आ गई। अब हम इसकी टेस्ट कब करते हैं, अब मैं मिसाल के तौर पे आप लोगों से बताता हूँ कि यार इसकी टेस्ट हमें तब करनी होती है जब हमें ये पता होता है कि लीवर डिसऑर्डर है, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी बताया है कि इट इज सिंथेसाइज्ड बाय द लीवर। लेकिन अगर कभी कभार एल्ब्यूमिन का लेवल हम देखते हैं उसमें डिस्टरबेंस आती है, वो डिक्रीज होती है। बट इफ यू प्रोसीड दैट पर्सन फॉर द लीवर प्रॉब्लम एंड यू ऑर्डर LFT, देखिए उसका लीवर ठीक है, LFT इज ओके। when you do ultrasound there is no fatty liver, no CLD, nothing is there, but in accordingly you have to think maybe renal disorders। अब जैसा कि NRE 2 में जैसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम आया, मैंडेटरी में तो सारे डर गए, उड़ गए कि यार ये क्या चीज़ आ गया। इट्स ऑल अबाउट कि आपकी जो कंसेप्ट है वो कहाँ पे रिलाई करती है। मिसाल के तौर पे लीवर डिसऑर्डर है या रीनल डिसऑर्डर है। अब मिसाल के तौर पे एक पेशेंट है, उसका एल्ब्यूमिन लेवल डिक्रीज है, तो आप लोगों को ये पता चला कि यार मेरे LFT को प्रोसीड करना है, मैंने देखना है कि जो एल्ब्यूमिन की सिंथेटिक फैक्ट्री है आया वो काम कर रही है कि नहीं। अगर वो काम मिसाल के तौर पे कर रही है बट लीवर इज प्रोड्यूसिंग एल्ब्यूमिन बट स्टिल इन द ब्लड एल्ब्यूमिन लेवल इज लो, तो फिर आपने नेक्स्ट क्या करना है, यू हैव टू गो फॉर रीनल प्रॉब्लम। ये क्या चेक करेंगे, रीनल, क्योंकि जो प्रोटीन लॉस है इट में बी अ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस या ग्लोमेरुलर डैमेज, जैसा कि बच्चों में नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, बड़ों में फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस। लेकिन ये तब होगा जब नेफ्रोटिक रेंज प्रोटीन यूरिया होगी, मतलब मैसिव प्रोटीन यूरिया। मैं मिसाल देता हूँ तो यहाँ पे पता है आप लोगों से FCPS में क्या पूछेगा, FCPS में पूछेगा व्हाट इज ACR। ACR क्या है, अब ये पॉइंट आप लोगों को तब समझ आएगी व्हेन यू हैव दिस ऑल बेसिक कंसेप्ट। अब सारे चीज लोग समझ गए कि यार अभी तक जो सर बता रहा था ये तो मुझे भी पता है, यहाँ तक जो सर बता रहे थे ये तो सारे हमें भी पता थी। अब ये ACR कहाँ से उठ गया ACR क्या चीज है, ACR स्टैंड फॉर एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशो। ये क्या है, एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशो। इसके ऊपर थोड़ा सा मैं आप लोग को बता रहा हूँ। देखिए जो एल्ब्यूमिन है ना, मिसाल के तौर पे एल्ब्यूमिन ये हम चेक करते हैं यूरिन के अंदर, कहाँ पे, यूरिन के अंदर। लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो हम mg/dl लेते हैं, किस में लेते हैं, mg/dl। फिर इसके बाद हम क्रिएटिनिन चेक करते हैं, जो क्रिएटिनिन है ये भी हम लेते हैं mg/dl, दैट इज mg/dl। तो फिर इन दोनों का हम रेशो लेंगे, क्या लेंगे कि एल्ब्यूमिन इन द यूरिन फॉलोड बाय क्रिएटिनिन इन द यूरिन एंड देन वी हैव टू टेक रेशो ऑफ दिस। अब ये जो रेशो है ना, अब प्रॉब्लम ये है, ये जो ACR है, एल्ब्यूमिन फॉर एग्जांपल क्रिएटिनिन रेशो, ये हम किस में लेंगे। अब यहाँ पे इसका जो यूनिट है ACR का, ACR स्टैंड फॉर एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशो, ये हम लेते हैं लाइक mg, लाइक मिलीग्राम पर फॉर एग्जांपल, ये हम पर ग्राम में लेते हैं, मतलब मिलीग्राम पर ग्राम में लेते हैं। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर हम ये बताएं कि इसका मतलब क्या है, तो आप लोगों को यहाँ से ये समझ आ गया कि जो ACR है, ACR तो हमें समझ आ गया कि ACR जनाब हमारे पास क्या चीज़ है। लेकिन जो ACR है, एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशो, ये हम तब देखते हैं जब हमें ये देखना होता है कि मिसाल के तौर पे जो यूरिन के अंदर एल्ब्यूमिन जा रही है उसकी बनिस्बत कितना जो है वो हमारे पास क्रिएटिनिन जा रही है।
तो मैंने आप लोग को ये बताया कि इसकी जो वैल्यू है वो mg पर ग्राम होता है, मिलीग्राम पर ग्राम होता है। अब थोड़ा सा गौर से सुने प्लीज, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब क्या है? दिस mg इज एल्ब्यूमिन, क्योंकि एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशो है, दैट इज एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन। इसका मतलब कि 1 ग्राम क्रिएटिनिन, दिस अ वेरी वेरी मिलियन डॉलर पॉइंट, कि 1 ग्राम क्रिएटिनिन जब यूरिन के अंदर फिल्टर होता है तो उस टाइम पे कितना मिलीग्राम एल्ब्यूमिन भी जा रहा है। तो नॉर्मली सवाल ये बनता है कि सर ने तो ये पढ़ा था कि एल्ब्यूमिन नॉट प्रेजेंट इन द यूरिन नॉर्मली, लेकिन ये तो हम तब करते हैं जब क्या होता है, डिसऑर्डर होती है, पैथोलॉजी है। तो एल्ब्यूमिन शुड नॉट प्रेजेंट इन द यूरिन हेल्दी, और अगर प्रेजेंट भी होता है तो ना होने के बराबर, नेग्लेजिबल, उनकी ट्रेसेस मिलती है बहुत कम लेवल में। तो अगर हम एल्ब्यूमिन और क्रिएटिनिन रेशो नॉर्मल बंदे में देखते हैं ना, नॉर्मल बंदे में, तो इसका मतलब ये है वो लेस देन 30 होनी चाहिए। और लेस देन 30 का मतलब ये है कि जो एल्ब्यूमिन है वो नॉर्मल बंदे में यूरिन के अंदर ना होने के बराबर लीक होता है। तो मिसाल के तौर पे अगर मैं ये कहता हूँ कि लेस देन 30 मिलीग्राम पर ग्राम, मिसाल के तौर पे लेस देन 30 आ जाए, सो दैट विल बी कंसिडर्ड नॉर्मल, वो हमारे पास क्या है, नॉर्मल है। बट अगर ये रेशो 30 से ज़्यादा आ जाए तो फिर एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशो शुड बी हाई, दैट विल शो आइदर किडनी डैमेज। तो फिर इसका मतलब या तो हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी है, फिर डिपेंड करता है कि हम उसको आगे कैसे प्रोसीड। लेकिन इस पूरे कंसेप्ट का मतलब ये है कि हम एक छोटे से कॉन्सेप्ट से, एक छोटे से टॉपिक से स्टार्ट करेंगे और फिर हम प्रोसीड करेंगे तो आगे इस तरह जाएंगे। तो वही जिन लोगों ने FCPS पार्ट 1 की तैयारी पकड़नी है एंड दे रियली वांट टू स्टडी इंक्लूडिंग बोथ कैंपस एंड ऑनलाइन, आकर हमारे साथ रजिस्ट्रेशन करें। बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी मैसेजेस किए हैं, तो जिसको रिप्लाई कल तक थोड़ा सा लेट हो जाए, लेकिन जो पहले मैसेज करेगा उनको पहले 100 के अंदर शुमार किया जाएगा, और इंशाल्लाह उनको प्रॉपर तरीके से जो है वो प्रॉपर जो है ना डिस्काउंट भी मिल जाएंगे। सो दैट इज़ व्हाट ऑल अबाउट फॉर FCPS पार्ट 1। उम्मीद करता हूँ कि एक छोटे से नॉलेज देने से बहुत फ़ायदा हो चुका होगा। अपने बहुत सारी दुआ में याद रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अभी 5 मिनट का टाइम है, जिसने कोई सवाल करने हैं प्लीज़ आप लोग कर सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू द आंसर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। जी। सर मैं ये पूछना चाहता था कि ये तो चले आपने एफसीपीएस के बारे में बता दिया, जो एमआरसीपी या प्लैब के बारे में कुछ जानना चाहते हैं ओके, और या उनकी देखिए सब्सक्रिप्शन एम वगैरह आर लेना सी पी चाहते हैं। एम आर सी पी प्लैब के ऊपर हम इंशाल्लाह एक वीडियो करेंगे। बट डॉक्टर साहब, इन यू आर प्लानिंग फॉर MRCP और प्लैब, यू हैव टू नो द कंजेशन इन दैट कंट्री एज वेल। FCPS पार्ट 1 करे, अगर आप ये करें, भले आप प्रैक्टिकल यहाँ पे काम ना भी करें, बट यू विल बूस्ट योर नॉलेज। मैंने FCPS पार्ट 1 किया तो देन आई बूस्ट माई सेल्फ फॉर MRCP, एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई डिड MRCP पार्ट 1 ऑन द फर्स्ट अटेम्प्ट एज वेल। बट MRCP के लिए मैंने अपनी वीडियो बनानी है, उसके लिए भी फर्स्ट एड पहले पढ़नी है, फिर पास मेडिसिन और पास टेस्ट सीरीज आती है, क्योंकि उस एग्जाम में सिर्फ बैठने की फीस जो है वो 2,80,000 है। तो अगर आप इतना बड़ा स्टेप लेना चाहते हैं तो इनशाला यू हैव टू बी प्रिपेयर वेल। लेकिन MRCP एंड प्लैब के ऊपर आई विल मेक अनदर वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये MD MS को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। देखिए MD MS, ये जेकैट एग्जाम है। ये जो MD है ये मेडिसिन में है, MS जो है सर्जरी में है। इनकी जो रिक्वायरमेंट है तैयारी की सेम है, लेकिन जो CIP इंडक्शन या जो पंजाब के अंदर स्पेशलिटी है, MD MS पंजाब में ही होता है। लेकिन इसकी जो क्राइटेरिया है, जो मटेरियल है स्टडी की, वो सेम एज इट इज़ FCPS है। जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं, चाहे वो गायनी में जाती है, फीमेल्स होती है या मेल्स होते हैं, वो FCPS वाले तैयारी में ही हमसे वो सरेबस लेते हैं और वो जाकर MD MS को क्लियर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वैलिडिटी कितनी है एफसीपीएस पार्ट वन की। और ओके, दिस अ सेकंड गुड क्वेश्चन ये क्वेश्चन। कि जिस बंदे का FCPS पार्ट 1 क्लियर होता है, तो फ्रॉम द क्लियरेंस ऑफ FCPS पार्ट 1 यू हैव टू डू इंडक्शन विद इन 3 ईयर्स। इसकी जो वैलिडिटी टाइम है वो 3 ईयर होता है, ठीक है। नेक्स्ट। जी सर। और एनी वन नेक्स्ट? शाबाश, लास्ट 2 मिनट्स। सर ये क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही है? इंशाल्लाह हमारी जो क्लासेस है FCPS पार्ट 1 की प्रॉपर तरीके से वो थर्सडे से स्टार्ट होगी।
कल से ऑनवर्ड इन 3 दिनों में आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक सर है क्या सर, वो टाइमिंग वगैरह भी सेंड कर दीजिएगा। जी इंशाल्लाह। सर क्या नेक्स्ट। हम जी दौरान जी दे सकते बताएं। हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह। स्टार्ट? जी सर क्या हम FCPS पार्ट 1 हाउस जॉब के दौरान दे सकते हैं? मैंने यही बात की है कि हाउस जॉब कंप्लीट होने के बाद आप एफसीपीएस देंगे, बट यू हैव टू प्रिपेयर बिफोर दैट। तो अगर आप अभी से स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन, जैसे आपका हाउस जॉब कंप्लीट होगा, यू विल बी प्रिपेयर्ड एंड यू विल बी इंशाल्लाह पास इन फर्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है। नेक्स्ट। सर आप थर्सडे से स्टार्ट कर रहे हैं तो इसका आप हमारे साथ वो अपना फीस पैकेज स्ट्रक्चर वो भी शेयर कर दें काइंडली। हाँ, फीस पैकेज जो स्ट्रक्चर है वो इंशाल्लाह अभी जो जो लोग हमारे साथ कांटेक्ट में आएंगे उनको इंशाल्लाह मैं पर्सनली बताऊंगा, ठीक है। जिन लोगों के कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स होंगे, कुछ लोगों ने इंस्टॉलमेंट करनी, वो भी बताएंगे। वी विल ट्राई और हेल्प। जो लोग आप ट्रस्ट करके आते हैं तो इंशाल्लाह फाइनेंशियली नो प्रॉब्लम, वी विल गाइड यू एंड हेल्प यू एज वेल, ठीक है। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर ये बताइएगा कि ये कितने अटेम्प्ट्स होती हैं सर साल में FCPS पार्ट 1 की, एफ एक या सी पी दो? एस पार्ट वन की जो एग्ज़ाम है मिनिमम 3 टाइम कंडक्ट होता है, और सम टाइम इट मे बी 4 टाइम, बट एवरी 3 to 3.5 मंथ के बाद अटेम्प्ट होता है, ठीक है। थैंक यू सर। जी नेक्स्ट। आज के जो मीटिंग हुई है इससे माशाल्लाह फ़ायदा हुआ ना, आप लोगों को एक क्लू तो मिला ना। और फिर जो लोग हमारे साथ पढ़ेंगे उनको पता होगा कि यार रियल मेडिसिन तो ये है, क्योंकि अभी एनआरई 1 2 तो बहुत बेसिक। अभी ऐसे ऐसे ट्रैक बताऊंगा इंशाल्लाह, यू पीपल विल बी वेरी वेरी सरप्राइज। जो ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह दे विल सी द नॉलेज पीक। नेक्स्ट। सर अगर हमें पेरिफेरी में मतलब सीट्स नहीं मिलती FCPS के बाद, तो हम फर्दर क्या प्लान कर सकते हैं FCPS पार्ट 1 को करने के बाद? आपकी आवाज़ कट रही। एफ सी पी एस पार्ट वन के बाद क्या? सर अगर हमें पेरिफेरी में सीट नहीं मिलती, देखिए सबसे पहली बात यह है कि डॉक्टर साहब सबसे पहले आप जैसा कि कल पार्ट डिस्कशन वन करें। होगा, देखिए जिन लोगों ने अगर एग्जाम पास तो किया है उसके ना, बाद अगर हम बात सुने। क्या प्लान कर सकते हैं? जिन लोगों ने पास किया है तो नो बडी रिमेन फ्रॉम द सीट, हर एक को मिली है। किसी को आज नहीं मिली तो कल मिली है, परसों मिली है, बट जब आपका एग्जाम पास होगा तो आपको इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो पहले आप एग्ज़ाम पास करें। उस जिस जिस चीज़ के लिए आप एलिजिबल होंगे तो इंशाल्लाह टाइम खुद बहुत चीज़ें डिसाइड करेगी और आपको मिलेगा। थैंक यू सो मच गाइस। जल्द से सर मेरा जल्द एक लास्ट जी जल्दी करें, सर 1 मिनट एक का टाइम क्वेश्चन। है, बीच में कट गया तो बताए। जी सर। सर ये तो हम लोग कर लें, लेकिन इसके बाद सर एक गाइडेंस कर दें कि जैसे ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं या रशिया, चाइना जो भी है, यहाँ पर हमें फर्दर पीजीशिप के लिए हमें जाना चाहिए या नहीं? और वो उसके अंदर मैं आप लोगों को साथ साथ जो है ना बताऊंगा, जिसकी स्पेसिफिक जो है ना एक डिमांड होती है, और फिर मैसेज में बताएंगे तो इंशाल्लाह आई विल हेल्प, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस। अल्लाह पाक आप सब लोगों को खुश रखे, दुआ में याद रखे। जज़ाकल्लाह।